आज पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक बायोलॉजी सेक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सभी कॉम्पिटिटिव एवं क्लास 10th के एग्जाम के लिए हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। ज्ञानपथ नवादा, मैं विज्ञानंद। नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहता है। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उनके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? स्टिमुलस क्या है? पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अभिक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श इत्यादि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे हो या जंतु हो, अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की क्रिया करते हैं। अगला पढ़ते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा होता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक सुगठित जाल का बना होता है और ये सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तंत्रिका तंत्र का क्या काम होता है? तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? लिखा हुआ तंत्रिका तंत्र जो है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। ये सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। अगला है ग्राही रिसेप्टर। अगला है ग्राही रिसेप्टर। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरा होता है जो वातावरण से सूचना का पता लगाता है। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रिया में स्थित होता है। जैसे ज्ञानेंद्रिया कितना है? तो 5 है। कान, आँख, त्वचा, नाक, जीभ, ये सब होता है। कान में सुनना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आँख में इसको श्रवण ग्राही के नाम से भी जानते हैं। आँख में प्रकाश ग्राही देखने के लिए। त्वचा में तापग्राही, ठंडा गर्म स्पर्श, इसे सब पता लगाने के लिए किया जाता है। नाक में घ्राणग्राही, गंध का पता लगाने के लिए, मतलब सूंघने के लिए। अगला जीभ में रस संवेदी ग्राही होता है, स्वाद का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है, ग्राही रिसेप्टर। अगला है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्वेश्चन बनेगा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का कौन कौन सा भाग होता है? तो न्यूरॉन का देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। न्यूरॉन का जो ये पार्ट होता है, ये वाला इतना जो पार्ट होता है, इसको ये वाला भाग चंदा के रूप में जो होता है ना, इसको साइटोन कहते हैं। और इसमें जो लगा हुआ है रूम के जैसे संरचना है, इसको हम द्रुमिकाएं बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। साइटोन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका है। ये जो तारा वाला संरचना है, ये वाला बॉडी वाला स्ट्रक्चर जो है, ये साइटोन। और ये जो है डेंड्राइट्स है। और ये जो पतला वाला जो यहाँ तक आया है, इस भाग तक,
तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, उसको तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। और ये बीच में ये केंद्रक है न्यूक्लियस। और ये जो है ना, ये जो ऊपर वाला पट्टी है इस रूप में इसको साइलेंट मीथ बोलते हैं, साइलेंट मीथ भी है। और दो साइलेंट मीथ के बीच में जो ये जगह बच जाता है या जो यहाँ जुड़ा हुआ होता है उसको रेनवियर की गांठ बोलते हैं। और सबसे ये पैर जैसा जो संरचना है ना, ये जो बटा हुआ तंत्रिका का अंतिम शिरा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। द्रुमिका, कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है, द्रुमिका कहलाता है, डेंड्राइट्स कहलाता है। अगला कोशिका, इसी को हम साइटोन के नाम से जानते हैं। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ जो भी सूचना मिलेगा द्रुमिका एक्सेप्ट करता है, यदि जो सूचना मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है और उसको भेजता है किसको, साइटोन के पास, कोशिका के पास। ये सूचना लेकर भेजता है एक्सॉन के पास। एक्सॉन के अंतिम सिरा से होते हुए एक्सॉन है, उसके बाद एक और तंत्रिकाक्ष जुड़ेगा, इसके माध्यम से फिर ब्रेन के पास जाएगा। द्रुमिका कोशिकाएं से निकलने वाली, मतलब साइटोन से निकलने वाले धागे जैसी संरचना होती है जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका मतलब साइटोन, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से मतलब साइटोन से दूसरी न्यूरॉन के द्रुमिका तक पहुंचाने का काम करती है। अंतर्ग्रथन होता है सिनेप्स, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स के नाम से कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यह तंत्रिका के अंतिम सिरा एवं अगली तंत्रिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत पीछे की ओर खींच लेना, ये क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया होगा। और यदि आपको सुई चुभता है तो सुई जैसे ही चुभता है उसके बाद पीछे की ओर खींच लेते हैं, जैसे वहाँ हल्का सा चुभने वाला ही रहता है, हल्का सा चुभता है हम लोग पीछे खींच लेते हैं, ये होगा अनुक्रिया। मतलब तुरंत की करने वाली क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। जो तुरंत क्रिया होगा उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, मतलब जिस मार्ग से चलता है ना, उसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग से चलता है विद्युत आवेग को लेकर, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अगला है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तीन प्रकार के होता है, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अग्र मस्तिष्क मतलब बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया, जैसे बोलना, सीखना। अगला है अनैच्छिक क्रिया, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, दिल का धड़कना, पाचन, ये सब हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ऐच्छिक क्रिया होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम सोचते हैं उसके बाद हम कर सकते हैं। जैसे बोलना हमको चाहेंगे तभी बोल सकते हैं, लिखना चाहेंगे तभी लिख सकते हैं, कोई काम करने की इच्छा होगा तभी कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रिया होता है जो हम लोग का कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे श्वसन। यदि श्वास हम सोचेंगे अपने अनुसार लेने के लिए तो नहीं हो सकता है, हम लोग भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया। अगला भोजन का पाचन, भोजन भी पचता है तो अनैच्छिक क्रिया। यदि भूख आपको लगता है तो वो भी अनैच्छिक क्रिया है। यदि भूख भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। प्यास लगता है वो भी अनैच्छिक क्रिया है। जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं सब अनैच्छिक क्रिया। अगला प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे की। अग्र मस्तिष्क को हम इंग्लिश में फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क को हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, पश्च मस्तिष्क को हाइड ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, कुछ परिस्थितियों में गर्म वस्तु
छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकता है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होता है, जो जल्दी होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता हम लोग को क्यों होता है? अगर प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग नहीं करेंगे ना तो हमारे शरीर को ही क्षति पहुंचेगा, इसलिए हम लोग तुरंत क्रिया करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं जो तुरंत की क्रिया हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं? ये मस्तिष्क के द्वारा नहीं, इससे उत्पन्न होता है तो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के द्वारा जल्दी होती है। तो बताएं, प्रतिवर्ती क्रिया होता है जो बहुत जल्दी होता है, तुरंत होने वाली क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के कुछ कार्य है। शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना। शरीर में जो भी प्रभावित हो रहा है उसको तुरंत सूचना देने का काम तंत्रिका तंत्र ही करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय। शरीर में बहुत सारा अंग है और एक दूसरे में तालमेल स्थापित करना, कार्य करने के लिए वो समन्वय करते हैं। आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, मतलब जो भी सूचना अगल बगल में यदि कुछ होने वाला भी है तो उसका भी मैसेज पहुंच जाता है, उसके बाद क्या करना है तो उसका जो रिस्पॉन्स देता है, उसका जो रिप्लाई देता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिका में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना। ऊतक में जो तंत्रिका कोशिका में जो भी आवेग उत्पन्न होता है उसको दूसरे तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश देना, मतलब यहाँ से मैसेज ब्रेन के पास भी पहुँचता है न्यूरॉन के द्वारा, और जो ब्रेन के द्वारा जो मैसेज आता है उसको फिर पुनः न्यूरॉन के द्वारा शरीर के उस अंग के पास पहुँचता है जिसमें दिक्कत होने वाला है, जिसको जवाब देना होता है। हाथ को जवाब देना होता है, तो हाथ में यदि आप सुई चुभ हो रहे हैं, पता चलता है सुई चुभ हो रहे हैं हाथ में, उसके बाद मैसेज न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन में जाता है, उसके बाद दिया जाता है कि यहाँ से हटाना, ये चुभने वाला है। मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये दो प्रकार का है। एक है तंत्रिका तंत्र, मानव में दो प्रकार का होता है। एक होता है, ऐसे तो तीन प्रकार का है लेकिन फिलहाल एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मस्तिष्क होता है, दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। मेरुरज्जु, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। मेरुरज्जु के बारे में शुरू में पढ़ना है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड किसका बनता होता है? तंत्रिका का बना होता है, नर्व का बना होता है, जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करता है, मैसेज प्रदान करता है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होता है। मस्तिष्क में संकेंद्रित होता है, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को मिला दीजिएगा तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र होता है। इसके मुख्य कार्य हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क है मतलब ये अग्र मस्तिष्क ऐसे तीन भागों में हम लोग बांट देते हैं, पढ़े हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का सबसे जटिल भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचना को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना को एकत्रित करना, उनका समायोजन करना, भूख से संबंधित के भूख भी लगता है इसमें। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार में परिवर्तन करता है,
सिर गर्दन आदि अनैच्छिक क्रिया करता है। अगला पश्चिम के हाइड्रोइड, यह भी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे सभी अनैच्छिक रक्तदाब, लाराना, वमन पश्चात मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क की ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध तथा शरीर की स्थिति संतुलन को नियंत्रित करता है, जैसे मेडुला यह अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। पॉन्स यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, सेरेबेलम इसको बोलते हैं। अनुमस्तिष्क यह ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि, शरीर की स्थिति संतुलन को पैन उठाता है। मेडुला या अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, रक्तचाप और रोहन करता है। पॉन्स से अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रित करता है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके बारे में, जैसे यहाँ पर है अग्र मस्तिष्क, इसको फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। फोर ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ब्रेन कैसे, तो फिलहाल 2 पार्ट में बांटा गया। एक है प्रोमस्तिष्क, दूसरा डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन को 2 भागों में बांटा गया, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस, जो इसी में पढ़ना है। और प्रोमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम के बारे में ही ये पढ़ना है, इसका सेरेब्रम का कौन कौन सा पार्ट होता है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, दुख, दर्द, घृणा, ये सबको नियंत्रित करने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, टेक्टम, दूसरा टेक्टम है और दूसरा है टेगमेंटम। टेक्टम है जो देखने के लिए और टेगमेंटम है जो सुनने के लिए होता है। तो देखने और सुनने का काम जो होता है मध्य मस्तिष्क कर रहा है। सिर हिलाना, गर्दन हिलाना, पुतली का कारण प्रयोग है शरीर में अच्छी क्रिया को। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क की सुरक्षा, मस्तिष्क एवं हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात और शोषण का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करते हैं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। विद्युत संकेत केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप के लिए समय लेता है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता। पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, अगर पौधा में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधे में समन्वय, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। पादप 2 भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाता है, एक वृद्धि पर आधारित होता है, दूसरा होता है वृद्धि से मुक्त होता है। पौधों में गति वृद्धि पर निर्भर न करना, वृद्धि पर निर्भर गति। पौधों में 2 प्रकार के, वृद्धि पर नहीं निर्भर करता है, पौधे वृद्धि पर निर्भर करता है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परावर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना, ये वृद्धि पर निर्भर करने वाला। तो छोड़ते हैं तो कुछ समय के बाद फिर आ जाता है। ऐसा बहुत सारे जीवन पर वृद्धि के कारण कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। वृद्धि के कारण ये दिशी की अनुक्रिया, अनुपरिवर्तन उद्दीपन के कारण होता है। प्रतान वो भाग होता है जो वस्तु से दूर होता है और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है।
वस्तु से दूर होता है लेकिन वस्तु अलग भाग में बहुत तेजी से जाता है, जिसे प्रधान वस्तु के चारों तरफ पड़ जाता है। वृद्धि के कारण गति, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति से पृथ्वी की ओर चलना, पृथ्वी को वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन जो जमीन के अंदर की ओर होता है। रासायनिक परिवर्तन, परागनाली के अंडाशय की गति की तरफ रसायन अनुवर्तन होता है। किसी रसायन के द्वारा जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति करना जलानुवर्तन, मतलब जल की गति करना, जड़ों को जल की ओर गति करना जलानुवर्तन। राजीव नयन रे धनुषायक भगत विपत्ति जपहि नाम जनयारत भारी। पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये विभिन्न पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। मुख्य पादप हार्मोन, मुख्य पादप हार्मोन जो है 4 प्रकार के हैं, जैसे किसी में 5 भी पढ़ना। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एक और है एथिलीन। ऑक्सिन या प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होता है। जिबरेलिन तनों की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन फलों और बीजों में कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फलों और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल यह वृद्धि का संवर्धन करने वाला हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। अगला जो एथिलीन बता रहे हैं, एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में मदद करता है, पकाने में मदद करता है। फल जो गिरता है ना वही आता है तो पकने के बाद गिर जाता है। अगला जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन अंतःग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और रक्त के साथ मिलकर शरीर की उस अंग तक पहुँचता है जहाँ हमें कार्य करना होता है। हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रिया, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ये वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाती है। हार्मोन्स की विशेषता, ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक है। इनका स्रवण अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। ये सीधे ही रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अगला, ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करके इसे लक्ष्य अंग कहते हैं। हार्मोन की विशेषता है विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक होता है। इसका स्रवण अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। यह सीधे रक्त से मिलकर शरीर के अलग अलग अंगों तक जाता है। ये ऊतक या अंग पर क्रिया करता है जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। अगला है हार्मोन की ग्रंथियाँ और एवं कार्य। हार्मोन ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। हार्मोन क्या है? पहला है थायरॉक्सिन। पहला हार्मोन जो कौन सा है? थायरॉक्सिन है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो अवटु ग्रंथि से। पहला जो है थायरॉक्सिन है। हार्मोन जो थायरॉक्सिन है निकलता कहाँ से? अवटु ग्रंथि से। स्थित कहाँ होता है? गर्दन में, गला के पास। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करता है। दूसरा है वृद्धि हार्मोन, योश ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में स्थित होता है। ये क्या करता है? वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण करता है। अगला एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन जो है अधिवृक्क किससे निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। एड्रीनल ग्रंथि जिसके नाम से बोलते हैं।
कहाँ स्थित होता है? वृक्क के ऊपर। कहाँ होता है? वृक्क के ऊपर। ये क्या करता है? कार्य करता है बीपी को कंट्रोल करता है, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करता है आपातकाल में। अगला है इंसुलिन हार्मोन, जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, स्रावित होता है और कहाँ स्थित होता है? तो उदर के नीचे स्थित होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। लिंग हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक नर में होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मादा में होता है उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। मादा में एस्ट्रोजन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन वृषण में होता है और एस्ट्रोजन अंडाशय में होता है और पीठ के निचला हिस्सा में होता है। यौन और जब जवान हो जाता है तब संबंधित परिवर्तन देता है, परिवर्तन से संबंधित। अगला है मोचक हार्मोन, हाइपोथैलेमस। अगला कौन सा है? मोचक हार्मोन, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा होता है हाइपोथैलेमस। कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का स्राव करने का कार्य करता है। अगला है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन की क्रियाविधि। तंत्रिका तंत्र क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि ये अंतर है। तो एक एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम, एक एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिमाण है जो कुछ स्थान का विमोचन करता है। सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ता है। सूचना विशिष्ट या एक या अनेक कोशिकाओं या न्यूरॉन आदि को प्राप्त करता है। इसे उत्तर शीघ्र मिल जाता है। तंत्रिका तंत्र उत्तर शीघ्र मिलता है। इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। हार्मोन जो है रक्त को द्वारा भेजा जाता है, रासायनिक संदेश वाहक होता है। सूचना धीरे धीरे गति करता है, मतलब लेट से मिलता है। सूचना सारे शरीर के रक्त के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे कोई विशेष तंत्रिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसे उत्तर धीरे धीरे प्राप्त होता है, इसका प्रभाव देर तक रहता है। अगला है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में अंतर। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी क्या होती है? नलिका विहीन होती है और इनमें अपनी नलियाँ होती है। इसका स्राव रक्त द्वारा सांकेतिक अंग तक पहुंचता है, जबकि ये अपने स्राव शरीर के भीतरी भाग से करता है। ये विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ये भोजन बाह्य पदार्थ पर कार्य करने में निपुणता करता है। अगला है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। तो थायराइड ग्रंथि, जिसको ऑटो ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखो, एक ऑटो ग्रंथि के नाम से जानते हैं थायराइड ग्रंथि से, उसे निकलता है हार्मोन, जो निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसलिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है, उसको अपचय करने में, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सकती है। अतः ऑटो ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। गला क्या होता है? फूल जाता है, जिसको ग्वाइटर नामक कहते हैं। अगला है मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया बीमारी, इसके नाम से जानते हैं। चिनिया बीमारी के नाम से जानते हैं मधुमेह। इस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह डायबिटीज होने का क्या कारण है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मधुमेह का निदान है कि इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन से आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पुनर्भरण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम समय में स्रावित होना शरीर के हानिकारक प्रभाव डालता है। पर हार्मोन का अधिक या कम समय में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया यह सुनिश्चित करते हैं कि हार्मोन सही मात्रा में और सही समय पर स्रावित हो।
रक्त में शर्करा की नियंत्रण की क्रियाविधि। शर्करा की क्रियाविधि